हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका 4 सितंबर का जो जेई मेन का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसके हम फिजिक्स के यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स से की मेमोरीज पे बेस्ड है। बेसिकली ऑफिशियली ये क्वेश्चंस रिलीज अभी तक हुए नहीं है, तो क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। फाइनली जब हमारे पास ऑफिशियली पेपर्स आएंगे तो उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। बट अभी हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने जिनके सॉल्यूशंस हम बता रहे हैं वो स्टूडेंट्स ने हम की तरफ से हमें जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन हमें पता है उनके सॉल्यूशंस बता रहे हैं। सो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने हमें जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है सिर्फ उसका डायमेंशन पूछा है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ना हीट ट्रांसफर का, we'll write that expression dq upon dt, the rate of heat flow। हमारा जो एक्सप्रेशन रहता है that is ka into dt upon dx। dt upon dx आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो यहां से हम इस थर्मल कंडक्टिविटी को लिख सकते हैं dq by dt। एरिया से आप डिवाइड करोगे सो 1 अपॉन एरिया, और dx और dt से आप क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज dx अपॉन dt। अब मैं सभी के डायमेंशन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। सो देखो dq by dt इज द रेट ऑफ हीट फ्लो, बेसिकली पावर है। तो इसका डायमेंशन अगर आप लिखना चाहो सो यू राइट m1 l2 t-3, ये हमारे dq by dt का डायमेंशन हो गया। एरिया का डायमेंशन होगा 1 अपॉन l स्क्वायर, और आपका dq है उसका डायमेंशन है l, और टेम्परेचर का डायमेंशन मैं लिख रहा हूँ थीटा। ओवरऑल हमें यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन है अगर उसका वैल्यू आपको यहाँ से लिखना हो, सो व्हाट वी विल हैव इज यहाँ पे l स्क्वायर से l स्क्वायर ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर हमें मिलेगा m1 l1 t-3 एंड थीटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, सो थीटा की पावर -1। तो ओवरऑल ये आपका डायमेंशन है थर्मल कंडक्टिविटी का। सो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है उस क्वेश्चन में उन्होंने आपको एक डिस्क दिया है, और इस डिस्क का उन्होंने जो रेडियस है वो बोला कि r है, और सपोज ये डिस्क इस कोई एक्सिस है सेंटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। और आपके पास एक और डिस्क है, ये वाला डिस्क का रेडियस r/2 है। मासेस उन्होंने दोनों के आइडेंटिकल दिए, तो इसका मास m है तो इसका भी m है, और ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था। फिर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, और फाइनली हमारा जो अरेंजमेंट रहा कि हमारे पास ये जो डिस्क जिसकी रेडियस r है और दूसरा डिस्क जिसका रेडियस r/2, ये आपस में अटैच हो गए। इनको हमने आपस में अटैच कर दिया, और फिर ये एक सिस्टम हो गया, आपस में ये स्टिक हो चुके हैं, और फिर ये पूरा सिस्टम सपोज किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो वो हमें ये पूछ रहे हैं कि जब यहां से हम इस प्रोसेस में गए फाइनली इस सिचुएशन से इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि फाइनली जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे वो होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज दोनों को अगर आप सिस्टम मानेंगे तो ओवरऑल इनके बीच में जो भी फोर्सेस लगे वो सारे इंटरनल हो गए, और एक्सटर्नल कोई फोर्स की वजह से टॉर्क हमारे पास होगा नहीं, तो हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो मैं वही एग्जैक्टली अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं, L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। सो इनिशियली ये जो डिस्क था इसका एंगुलर मोमेंटम तो 0 ही था, और हमारी जो अपर डिस्क है इसका एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूं I इंटू ओमेगा। सो योर I इज mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट। फाइनली ये दोनों एक साथ हैं, तो मैं इन दोनों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं। सो हमारी जो बड़ी वाली डिस्क है उसका हो गया mr²/2, नेक्स्ट इज m इंटू इसका आ रहा है r/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इनटू ओमेगा। अब यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करो, सो यहां से 2 का फैक्टर कैंसिल करके ये 2 का फैक्टर मैं ओवरऑल कैंसिल कर रहा, तो r² भी आप कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज 1 + 1/4, वो आपका हो जाएगा हाँ 5/4, और यहां से जो ओमेगा आपको मिलेगा दैट इज 4 ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 5। अब ये हमारा ओमेगा आ गया फाइनली। अब हमें परसेंटेज लॉस निकालना है, उसके लिए मैं सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा, दैट इज हाफ I आपका सिर्फ इनिशियली हमें इसको तो कंसिडर करना ही नहीं है काइनेटिक एनर्जी में, हाफ I इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखें, अच्छा इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं लिख रहा हूँ हाफ, हमारा I इस बार होगा बड़े वाले डिस्क का mr²/2 और स्मॉलर डिस्क का m इंटू r/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू फाइनल ओमेगा का स्क्वायर। इसको एक बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी को। सो विल हैव, आप ये 1/2 का फैक्टर कॉमन ले लो बाहर, 1/4, दिस इज mr² प्लस mr²/4 इज 5/4, और हमारे पास एक 4 का फैक्टर था, सो 5/16
mr²। ओमेगा की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं, 4/5 अगर आप पुट करोगे तो हमें मिलेगा 16/25 ओमेगा नॉट स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 16 से 16 आपका ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहां से मिलेगा 5। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 5। तो पहली चीज आप ये देख सकते हो, आपकी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4, फाइनल काइनेटिक एनर्जी mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 5। तो डिक्रीमेंट तो डेफिनेटली आया है। अब मैं परसेंटेज लॉस अगर कैलकुलेट करना चाहूं इन काइनेटिक एनर्जी, सो आई विल राइट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। अब हम सिर्फ इनकी वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं। आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रहा, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आएगा, वो मैं कैंसिल कर रहा डायरेक्टली, एंड आई राइट 1/4 माइनस 1/5 होल डिवाइडेड बाय 1/4 into 100%. So we'll have 1/20 upon 1/4, there will be 1/5, 5 से आपका 100 कैंसिल होकर आपका फाइनल आंसर जो आपको यहां से मिलेगा दैट इज 20%। सो ओवरऑल इस पूरी प्रोसेस में 20% ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी था उसका हमें लॉस हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें ये बोला कि आपको जो लाइमन सीरीज होता है उसमें लैम्डा मैक्स माइनस लैम्डा मिनिमम का उन्होंने जो आपको वैल्यू दिया दैट इज 340 एंगस्ट्रॉम, और फिर उन्होंने हमसे ये सेम चीज लैम्डा मैक्स माइनस लैम्डा मिनिमम पूछा है पास्टन सीरीज के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं लाइमन सीरीज के लिए बात करूंगा तो ये हमारा सपोज n इक्वल्स टू 1 है, मैं यहाँ पे एक लेवल कंसिडर कर रहा हूँ n इक्वल्स टू 2 और एक आपका इंफिनिटी। तो हमारा एक ट्रांजिशन में ले रहा हूँ 2 से 1 और एक ट्रांजिशन ले रहा हूँ इंफिनिटी से 1। जो आपका 2 से 1 आएगा यहाँ पे आपको लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा, इंफिनिटी से आप आओगे तो यहाँ पे आपको आपका लैम्डा मिनिमम मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं लिखना चाहूँ 1 अपॉन लैम्डा मैक्स दैट विल बी r इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 4, क्योंकि हम ट्रांजिशन 2 से 1 कर रहे हैं। सो ओवरऑल यहाँ से आपको जो लैम्डा मैक्स है उसका वैल्यू मिल जाएगा 4/3r। सिमिलरली मैं अगर 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम की वैल्यू यहां पे लिखूं, सो विल हैव r इनटू 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, बिकॉज हमारा ट्रांजिशन वहां से यहां हो रहा है। सो यहां से आप लैम्डा मिनिमम जो है उसकी जो वैल्यू है वो लिख सकते हो 1 अपॉन r। और हमें क्वेश्चन में जो गिवन था ना वो था कि लैम्डा मैक्स माइनस लैम्डा मिनिमम कौन सी सीरीज के लिए, आपकी लाइमन सीरीज के लिए, जो कि हम अगर यहाँ पे वैल्यूज देखें ये मैक्स और ये मिनिमम आप इनका डिफरेंस लेंगे 4/3 माइनस 1, सो दैट विल बी 1/3r, और ये वैल्यू उन्होंने आपको दिया हुआ है 340 एंगस्ट्रॉम। सो हमारे पास एक रिलेशन यहां आ गया। अब हम चलते हैं हमारी पास्टन सीरीज के लिए, क्योंकि हमें उन्होंने पास्टन सीरीज के लिए ही पूछा है। तो पास्टन सीरीज के लिए आई सिंपली राइट 1 अपॉन लैम्डा मैक्स। अच्छा, हमें अगर ट्रांजिशन देखने हैं तो सिंपली आई से कि फॉर पास्टन सीरीज मैं फिर से 3 लेवल बना रहा, n इक्वल्स टू 3, n equals to 4, and this is your infinity. So we'll have transition from 4 to 3 and from infinity to 3. ये होगा आपका लैम्डा मैक्स के करस्पॉन्डिंग, ये होगा आपका लैम्डा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन लैम्डा डैश लिख देता हूँ, डैश मीन्स मैं ये पास्टन सीरीज के लिए लिख रहा हूँ, will be r into 1 upon 9 minus 1 upon 16. Similarly मैं 1 upon lambda minimum dash लिख रहा हूँ, dash means for Paschen, this is 1 upon 9 minus 0, 1 upon infinity 0 only। और यहाँ से हम lambda max minus lambda minimum का अगर ये वैल्यू सिंप्लीफाई करूँ ना मैं, lambda max dash minus lambda minimum dash आपके पास्टन सीरीज के लिए, तो इसका वैल्यू अगर यहाँ से आप इन दोनों की वैल्यू करके डिफरेंस लेंगे, सो जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा 81 अपॉन 7r। अब मैं यहाँ पे 1 अपॉन r है ना, उसकी वैल्यू यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 340 इंटू 3। सो ओवरऑल हमें जो हमारी पास्टन सीरीज है उसके लिए लैम्डा मैक्स माइनस लैम्डा मिनिमम का जो डिफरेंस है दैट विल बी 81/7 इंटू 340 इंटू 3, और ये आंसर आपका आएगा एंगस्ट्रॉम में। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस आंसर विल बी अराउंड 11,802.05 एंगस्ट्रॉम। कुछ ये आपका फाइनल आंसर आएगा आपके पास्टन सीरीज के लिए। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कोलिजन से रिलेटेड है, और इसमें उन्होंने हमें 2 पार्टिकल दिए। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है मैं सबसे पहले आपको वो बता रहा कि आपके पास एक m/2 मास का पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v0 से, और ये स्ट्राइक करता है एक दूसरे पार्टिकल को जिसका मास m/3 है। दिस इज लाइक बिफोर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन आई एम अज्यूमिंग अ सिचुएशन कि
आपका ये जो m/2 मास है, सपोज ये मूव कर रहा है v1 से, और आपका जो m/3 मास है ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से। मासेस मैं बोल रहा हूँ ये m/2 है आपका और ये m/3 है। और उन्होंने ये और बोल दिया कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, मतलब हमें E की वैल्यू है वो भी कितना दे दिया 1। तो मैं सबसे पहले तो कोलिजन में हम P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल मोमेंटम कंजर्वेशन यूज में ले सकते हैं। सो आप इक्वेशन लिखेंगे m/2 इंटू v0 प्लस 0 इक्वल्स टू फाइनली m/2 इंटू v1 प्लस m/3 इंटू v2। सो ओवरऑल है ना, यहां से जो इक्वेशन आपको मिलेगा दैट इज 3v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू 3v0। सो ये हमारी एक इक्वेशन हमें मोमेंटम कंजर्वेशन से मिला। और दूसरा आप E की इक्वेशन 1 दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। सेपरेशन यहां से आप लिखेंगे v2 माइनस v1, अप्रोच आपका v0 था, तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा v2 माइनस v1 इज v0। तो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों से मैं सिर्फ v1 कैलकुलेट कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने आपसे जो परसेंटेज लॉस पूछा ना काइनेटिक एनर्जी का, सी ओवरऑल टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है बिकॉज कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। बट उन्होंने हमें जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछा है ना, वो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में पूछा है। सो इन दोनों इक्वेशन से आई एम कॉलिंग इट 1 and 2। आप इन दोनों इक्वेशन से अगर v1 की वैल्यू फाइंड आउट करें फ्रॉम 1 and 2, आपका जो v1 है उसका वैल्यू v0/5 आता है। अब जैसे आपको v1 आ गया, अब मैं लिख रहा हूं कि फॉर फर्स्ट पार्टिकल, जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल था कौन, कितने मास वाला, m/2 मास, उसका अगर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे दैट इज हाफ m into v0 square, so this will be 1/4 mv0 square। Similarly, आप अपनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे, so this will be half into mass is m/2 and final velocity is v0/5 का होल स्क्वायर, so this will be 1/100 mv0 square। so हमें हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल पता है। अगर आप परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो ना, परसेंटेज लॉस, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100%। आप लोग जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपका जो आंसर आपको मिलेगा वो आएगा 96%। तो जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है ना, वो 96% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगा। तो और उसने जो लॉस किया वो आपके m/3 मास वाला जो पार्टिकल है ना, उसको गेन हो जाता है। सो ओवरऑल ये आपका लॉस है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूरी टोटल एनर्जी में लॉस पूछते तो वो जीरो ही आता बिकॉज कोलिजन कैसा था, इलास्टिक। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें 5 पार्टिकल दिए हुए, उनके मासेस भी उन्होंने दिए हुए हैं, और जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी सपोज वेलोसिटी v है और वो कोलिजन करता है सेकंड से, सेकंड वाला फिर थर्ड से, ऐसे सीरीज में कोलिजन हो रहे हैं। और हर एक कोलिजन इन इलास्टिक है, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड से स्टिक होगा, फिर फर्स्ट और सेकंड जाके थर्ड से स्टिक होंगे, थर्ड वाला जाके फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जाके फोर्थ वाले से स्टिक होंगे, और फाइनली सारे पार्टिकल एक पॉइंट पे एक साथ स्टिक हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट इससे कर रहे हैं कि आपका ये जो इनिशियली पार्टिकल जो था ना m मास का, ये v से आया और बाकी सब पार्टिकल रेस्ट पे थे। और फाइनली मैं बोल रहा कि हमारा जो टोटल मास आप होगा, अगर आप इन सभी के पार्टिकल्स के मासेस को ऐड कर दो, बिकॉज देखो आप फर्स्ट और सेकंड के बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, फिर फर्स्ट सेकंड वाले थर्ड से जाएंगे वापस मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं इनिशियली जो मोमेंटम था और जो फाइनल मोमेंटम है उनको मैं सीधा सीधा इक्वेट कर रहा हूं। तो हमारी फाइनली अगर आप टोटल मास देखोगे दैट विल बी 8 + 4 दैट्स 12 15 16 m। सो हमारा फाइनल जो टोटल मास हो जाएगा, सारे पार्टिकल एक साथ क्लब हो जाएंगे। उस टाइम पे मैं बोल रहा कि इसके फाइनल स्पीड मान लो कितनी है, v डैश। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल, हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन यूज में लेंगे। सो यहां से आपको मिलेगा m इंटू v इज 16m इंटू v डैश। यहां से आपको जो v डैश है इसका जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी v/16। सो ओवरऑल हमें हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पे मिल गया कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ आ रहा है दैट इज v/16। अब मैं काइनेटिक एनर्जी देख रहा हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखो, सो हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी v था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे को लिखना हो, सो हाफ इंटू टोटल मास इज 16m इंटू जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v/16, तो इसका होल स्क्वायर। सो यहाँ से आपको जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका मिलेगा दैट विल बी 1/32 mv²। सो ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। और फिर से हमें परसेंटेज अगर लॉस उन्होंने पूछा है, सो विल डू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। सो विल हैव दिस माइनस दिस अपॉन दिस, आपका mv² तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे कैंसिल होगा एंड वी विल हैव 1/2 माइनस 1/32 अपॉन 1/2 इनटू 100%। So this value will be 15/16 into 100%, and this will be 93.75%। तो इतना आपका काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाएगा, ये आपका फाइनल
आंसर है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें क्या बोला कि आपके पास एक बॉल है, आपने उसको ड्रॉप किया एक सर्टेन हाइट डी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 था, फिर ये ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद में जब ये वापस ऊपर आता है तो ये d/2 हाइट तक ही आता है, मतलब कुछ एनर्जी का कोलिजन के टाइम पे क्या हो गया, लॉस हो। ऐसे इन जनरल अगर मैं वेलोसिटी का रिलेशन देखूं, सो v² इक्वल्स टू u² प्लस और माइनस 2as। यहाँ पे जो s होगी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट या आप हाइट यहाँ पे बोलेंगे। सो ओवरऑल जो ग्राफ होगा ना आपके v और h का, वो पैराबोलिक ही रहेगा, इतना तो श्योर है, क्योंकि वेलोसिटी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है, v² हाइट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। सो इतना श्योर है कि ग्राफ पैराबोलिक होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, वेलोसिटी जो थी वो आपकी 0 थी, और स्टार्टिंग में वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, मतलब जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में थी और इंक्रीज हुई है स्टार्टिंग में। बट जब ये हुआ तब हमारी हाइट में क्या आया, डिक्रीमेंट आया। फिर ये यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के जस्ट पहले तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, कोलिजन के जस्ट बाद में आपकी वेलोसिटी क्या हो गई है, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी अब पॉजिटिव थी, बट इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, और हमारी हाइट में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर आप जो ऑप्शंस दिए ना ग्राफ में, तो अगर आप ग्राफ बनाए v वर्सेस h, तो हमारी हाइट इनिशियली जब वेलोसिटी 0 थी तो मेरी जो हाइट थी इसकी वैल्यू कितनी थी, d। और फिर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बना रहा, यहां पे अगर आप देखो तो आपकी जो हाइट है वो लगातार कम हो रही है। अगर आप हाइट की वैल्यू देखो तो धीरे धीरे हम d से 0 की तरफ जा रहे हैं, और हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है नेगेटिव में। जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, यहां पे क्या हुआ है, कोलिजन, और जैसे ही कोलिजन हुआ, वेलोसिटी कोलिजन के तुरंत बाद कितनी होगी, पॉजिटिव। तो यहां से जंप करेगी आपकी वेलोसिटी यहां पे, यहां से यहां जंप क्यों हुआ, क्योंकि कोलिजन के जस्ट पहले डाउनवर्ड थी और जस्ट बाद में किधर है, अपवर्ड। और फिर ये वेरिएशन कुछ ऐसा आएगा। अब देखो मैं जब ऐसे जा रहा तो मेरी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है और मेरी हाइट बढ़ रही है, और उन्होंने जो फाइनल हाइट बोली वो कितनी बोली, d/2। तो ओवरऑल हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, पैराबोलिक। और ये जो वेरिएशन दिख रहा है ये बस मैंने वैल्यूज जो उन्होंने दिया हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बना दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, जो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें दो इनफाइनाइट चार्ज की शीट्स दी है, एक का जो डेंसिटी है वो माइनस में और एक का प्लस सिग्मा है, आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और उन्होंने हमसे फील्ड लाइंस पूछा है। सो मैं क्या कर रहा, मैं हर एक क्वाड्रेंट में पहले एक जनरल पॉइंट ले रहा और उस पर ये देख रहा हूं, जैसे ये हमारा एक जो प्लेन था, जो हमारी एक कंडक्टिंग शीट है, वो आपका एक्स वाई प्लेन कुछ ऐसा है, और दूसरा वाई जेड है, तो दूसरा प्लेन कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहां पे एक जनरल पॉइंट लिया, एक जनरल पॉइंट मैंने यहां पे लिया, एक मैंने पॉइंट यहां पे कंसिडर करा और एक पॉइंट यहां, और इन सब पे मैं देख रहा हूं कि ओवरऑल फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगा। सो आप यहां पे अगर देखें तो हमारा जो ये शीट था ना, इसका जो चार्ज है वो प्लस सिग्मा है और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस है। तो प्लस सिग्मा की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, नेगेटिव वाले की वजह से जो फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, और इन दोनों का जो नेट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, आपका नेट फील्ड। सिमिलरली इस पॉइंट पे आप माइनस सिग्मा की वजह से फील्ड देखोगे वो इधर आएगा, इस प्लस सिग्मा की वजह से फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, और जो नेट फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे पॉइंट लिया तो इस माइनस सिग्मा की वजह से फील्ड इधर आएगा, प्लस सिग्मा की वजह से फील्ड जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नेट फील्ड आपका कुछ इस तरफ। सेम वे में इस पॉइंट पे अगर आप देखें, प्लस सिग्मा की वजह से फील्ड इधर, माइनस सिग्मा की वजह से फील्ड इधर आएगा, दोनों की वैल्यू सेम है ही। इनफाइनाइट शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड यूनिफॉर्म ही रहता है, तो ये हमारा नेट फील्ड आ गया। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट अगर कंसिडर करेंगे इस क्वाड्रेंट में कहीं पे भी, तो उस पर फील्ड कुछ इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो यहाँ पे फील्ड लाइंस मैं बोलूंगा कुछ इस तरीके से होगा, इस वाले रीजन में फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, इधर फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में, और इस तरफ जो फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल अगर फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करना चाहें तो इस रीजन में जो फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे आएंगी, इस वाले रीजन में जो फील्ड लाइंस आएंगी वो कुछ इस तरीके से, इस वाले रीजन में जो फील्ड लाइंस आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, और फाइनली यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होगी वो हमारी कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। सो ओवरऑल आपकी जो फील्ड लाइंस है उनका वेरिएशन इस एक्स जेड प्लेन के अंदर कुछ इस तरीके से रहेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताया है पोजीशन एक्स के साथ, और फिर उन्होंने हमें पोटेंशियल का वेरिएशन पूछा है, और क्वेश्चन में उन्होंने ये भी दे दिया कि इन्फिनिटी में हमें पोटेंशियल को 0 कंसिडर करना है। तो हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका उन्होंने जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया है, दैट इज a इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब लिख रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे पावर इज 3/2, सो दिस विल बी क्यूब।
अब मैं ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हमें पता है, दिस इज माइनस ऑफ dv अपॉन dx. सो यहां से आप लिखेंगे dv विल बी माइनस ऑफ e, वैल्यू ऑफ e इज a इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx. अब हम इसका सिंपली इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, और जब आपका x इन्फिनिटी था उस टाइम पे पोटेंशियल 0 था, और जब डिस्टेंस x है वो बोला उस टाइम पे पोटेंशियल मान लो कितना है v. यहाँ से आप अगर इस पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, x को आप tan थीटा पुट करके ओवरऑल सिंपलीफाई करेंगे. सो यहाँ से जो फील्ड हमें मिलेगा दैट विल बी माइनस ऑफ a, लिमिट्स भी आप पुट करेंगे, माइनस ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये हमारे पोटेंशियल का वेरिएशन होगा x के साथ, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो फ्रीक्वेंसी है उनके बीच का ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ में आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं. अच्छा, वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में अगर मैं रिलेशन लिखूं, सो E इंटू वी एस इज एच न्यू माइनस फाई. और यहाँ पे ना मैं ग्राफ से ये देख सकता हूँ कि जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज पे जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0. ये मैंने ग्राफ से देखा है, फ्रॉम ग्राफ्स. आप इजीली ग्राफ से ये वैल्यू चेक कर सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ पे 0 है. तो ओवरऑल मैं ये वैल्यू जिस एक्सप्रेशन में अगर पुट करूं, सो मेरे को मिलेगा जो वर्क फंक्शन है दैट विल बी इक्वल्स टू h इंटू न्यू. स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा 0 हो गया, और इसी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहूं तो आई विल सिंपली राइट h न्यू डिवाइडेड बाय e, और वैल्यू अब मैं पुट कर रहा हूं 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू योर फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻14 होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻−19, और ये आंसर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है 2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. तो बहुत ही सिंपल था. ग्राफ से सिर्फ आपको थोड़ा सा चेक करना था कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो रहा है, वो सिर्फ वैल्यूज पुट करके हम इजीली वर्क फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए. सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उन्होंने हमें दो सर्कुलर आर्क दिया हुआ है और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है. तो उन्होंने हमें क्या दिया है कि हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है जो जिसका ये वाला एंगल उन्होंने 90 दिया हुआ है. मतलब ये जो आर्क है आपकी, ये आर्क सेंटर पे जो टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज 270, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो उन्होंने 2 एम्पियर दिया है, और इसकी जो रेडियस है वो भी उन्होंने आपको 2 सेंटीमीटर दिया है. सिमिलरली हमारे पास एक दूसरी सर्कुलर आर्क है जिसमें ये वाला एंगल उन्होंने 60 दिया है. तो ये सर्कुलर आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना दैट इज 300 डिग्रीज, और इसमें जो करंट है इसको मैं I2 बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू उन्होंने 3 एम्पियर दिया हुआ है, और जो रेडियस है इसको मैं बोल रहा हूँ R2, और ये वैल्यू उन्होंने 4 सेंटीमीटर दिया है. तो सबसे पहले तो मैं फील्ड का एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा, जहां पे जो थीटा होता है ना आपका, थीटा वो होता है आपका एंगल मेड बाय आर्क ऑन सेंटर. सेंटर पे कितना एंगल परफॉर्म कर रहा है. सो ओवरऑल मैं बस यहाँ पे अब आपको अगर फील्ड के एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले केस में जो फील्ड है इसको मैं B1 बोल रहा हूँ, सेकंड वाले केस में जो फील्ड है इसको मैं B2 बोल रहा हूँ. तो हमें B1 अपॉन B2 रेशियो इन्होंने पूछा, तो मैं वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट कर रहा हूँ. म्यू नॉट इंटू I1 जो है वो आपका कितना हो गया 2 होल डिवाइडेड बाय 4 पाई, जो रेडियस है वो मैं सेंटीमीटर में पुट करा बिकॉज हम रेशियो लेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो दिस विल बी 2 इनटू आपका जो एंगल है वो हो गया आपका 270. दूसरे की फील्ड आप लिखेंगे म्यू नॉट इंटू I जो है वो 3 है अपॉन 4 पाई इंटू 4, और ये वाला जो एंगल है वो 300 है. यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का फैक्टर तो डायरेक्टली आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 का फैक्टर भी कैंसिल हो गया, और हमें यहां से मिलेगा ये 4/3 इंटू 270 अपॉन 300, इसको हम लिख सकते हैं 9 अपॉन 10. सो ओवरऑल दिस इज 3, 2 से आप कैंसिल करेंगे, और फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज 6/5 और 1.2. तो ये आपका फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. हमें दो आर्क दिया था, दोनों की वजह से हमने सेंटर पे फील्ड लिखा, और हमें सिर्फ उसका रेशियो यहाँ पे पूछा गया था. तो इसका जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा दैट इज 6/5. ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक 4Q चार्ज है और एक -Q चार्ज है, और उन्होंने उसके लोकेशन दे दिया. और हमारे पास एक और चार्ज है स्मॉल q जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव होता हुआ पॉइंट P पे पहुंच रहा है. और फिर उन्होंने हमसे इस पूरी प्रोसेस में
वर्क डन वगैरह पूछ लिया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ये सब आपसे पूछ रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहली बात, पाथ से हमें कोई मतलब नहीं है, हम हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही कंजर्वेटिव है, सो पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल आपका लिख रहा हूँ पॉइंट ओ पे। तो पॉइंट ओ पे अगर आप पोटेंशियल लिखें, सो मैं सबसे पहले 4Q की वजह से के क्यू अपॉन डिस्टेंस इज d/2, फिर k इंटू माइनस क्यू अपॉन d/2, so this will be 8kq upon d minus 2kq divided by d, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 6kq divided by d। सेम वे में अब मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं पॉइंट P पे, सो k इंटू 4q, और 4q वाले चार्ज की जो डिस्टेंस है d/2 प्लस d, d/2 रेडियस दोनों मिला के, सो ये ओवरऑल हमें मिलेगा 3d/2 प्लस k इंटू माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाय, इससे तो डिस्टेंस पॉइंट P की d/2 ये। सो ओवरऑल हमें यहां से जो पोटेंशियल मिलेगा पॉइंट P पे, ये 2 ऊपर आके 8kq डिवाइडेड बाय 3d माइनस 2kq बाय d। यहां से अगर आप वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस वैल्यू विल बी 2kq अपॉन 3d। तो हमें इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल मिल गया, फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल मिल गया। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को आप लिख सकते हो चार्ज हमारा स्मॉल q इनटू चेंज इन पोटेंशियल। सो हम लिख रहे हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट O। हम वैल्यूज यहां पे पुट कर रहे हैं, सो q इंटू 2kq अपॉन 3d माइनस 6kq अपॉन d। एलसीएम आपको लेना है, और ओवरऑल हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी माइनस ऑफ 16/3kqq डिवाइडेड बाय d। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमने इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल लिखा और फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल लिखा। चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज विल गिव अस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उससे हमने हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ वो फाइनली कैलकुलेट कर लिया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें उन्होंने हमें एक बैटरी दिया है, बैटरी का ईएमएफ उन्होंने आपको 3 वोल्ट दिया है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट किया गया है, और हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल आर है वो हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। और उन्होंने हमें ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, अच्छा अगर मैं सर्किट को पहले तो ड्रॉ कर रहा हूं, दैट्स आर 3 वोल्ट बैटरी, दैट्स इट इंटरनल रेजिस्टेंस। ओवरऑल ये आपकी कंबाइंड एक बैटरी हो गई, 3 वोल्ट इसका ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इससे हमने कनेक्ट कर दिया आपका ये रजिस्टर आर। तो देखो पहली चीज उन्होंने आपको दिया टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, अगर मैं इसको ए बोलूं और बी बोलूं, तो ये VA माइनस VB जो है ना, ये VA माइनस VB, ये उन्होंने आपको 2.5 वोल्ट दिया है, और इसी को मैं बोलूंगा कि यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, आपके जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। इसका मतलब 3 वोल्ट में से कुछ ड्रॉप हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस में आ गया, कितना आ गया, 0.5 वोल्ट का ड्रॉप इसमें है, और फिर बाकी जो 2.5 वोल्ट का ड्रॉप है वो आपके इस रजिस्टर के अंदर आया है। और एक चीज और उन्होंने हमें दे दिया, अच्छा पहले तुम्हें कैलकुलेट करा कि अगर आपका पोटेंशियल ड्रॉप कैपिटल आर के क्रॉस 2.5 है, तो फिर मैं ये लिख रहा हूं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस स्मॉल आर वो हो जाएगा 0.5 वोल्ट, क्योंकि देखो टोटल 3 वोल्ट है, इसमें 0.5 वोल्ट का ड्रॉप आया और 2.5 का इसमें आ गया, तो ये 0.5 वोल्ट पता चल गया। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं V अक्रॉस स्मॉल आर। ऑल्सो सपोज सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, I बोल रहा मैं, तो आप VR को क्या लिख सकते हो, I इंटू कैपिटल आर, V इंटू स्मॉल आर को आप लिख सकते हो I इंटू स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू उन्होंने दिया 2.5 और इसका वैल्यू उन्होंने दिया हुआ 0.5। मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे I से I कैंसिल होगा, R अपॉन R, दिस विल बी 5। सो ओवरऑल यहाँ से जो कैपिटल आर है वो आपको मिलेगा 5 इंटू R, आप इसको ऐसे याद रखो। अब हमें एक चीज और उन्होंने दिया कि जो ये स्मॉल आर है ना, इसके अक्रॉस जो हीट लॉस का जो रेट है, रेट ऑफ हीट लॉस मतलब पावर अक्रॉस स्मॉल आर ही बोल रहे हैं वो वैल्यू है, उसको आप वैसे कितना लिख सकोगे, I स्क्वायर इंटू आर, और ये वैल्यू उन्होंने दे दिया 0.5 वोल्ट। अच्छा ये जो आपको रेट ऑफ हीट लॉस दिया इन्होंने कैपिटल आर के अक्रॉस दिया, सॉरी, तो इसको आप यहाँ पे स्मॉल आर नहीं लिखेंगे, दिस विल बी कैपिटल आर। पावर अब डिसिपेटेड, इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करा, और हमें पूछा गया है कि पावर लॉस बताओ स्मॉल आर के अक्रॉस, तो स्मॉल आर के अक्रॉस हम पावर लिखेंगे I स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, सो जो कैपिटल PR है उसकी वैल्यू कितनी है 0.5, और स्मॉल PR हमें फाइंड करना है, पावर अक्रॉस स्मॉल आर रेजिस्टेंस,
और ये वैल्यू आएगा आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल और आर बाय आर, और आर बाय आर की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां से आपको पावर डिसिपेटेड अक्रॉस स्मॉल आर आप लिख सकते हो 0.5 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस वैल्यू इज 0.1 वॉट। तो ओवरऑल ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जिसमें उन्होंने हमें स्मॉल आर के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो उन्होंने पूछा था। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 0.1 वॉट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने सिर्फ हमसे वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है, और उन्होंने जो ऑप्शन में हमें वेव्स दिया है वो आपका रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, विजिबल वेव है और फिर एक्सरेज है। तो हमें ये पता है कि जो वेवलेंथ का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं ना, तो सबसे मिनिमम जो वेवलेंथ होता है वो हमारा एक्सरेज का होगा। एक्सरेज का जो लैम्डा होता है वो सबसे मिनिमम होता है। मैं अगर सीक्वेंस लिखना चाहूं ना, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं कि वी स्टार्ट विद एक्सरेज, हमारा सबसे कम एक्सरे का होता है लैम्डा, फिर उसके बाद में इनफैक्ट एक्सरे से पहले आप गामा रेज बोल सकते हैं, बट गामा रेज यहाँ पे हमें ऑप्शंस में है नहीं, तो हमारे लिए सबसे मिनिमम होगा एक्सरे का। फिर एक्सरे से ज्यादा आपका रहेगा विजिबल का, वैसे बीच में अल्ट्रावायलेट भी आता है बट यहाँ पे ऑप्शंस में विजिबल रहेगा। विजिबल के बाद में आपका जो आएगा वो आएगा माइक्रोवेव्स, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है ना वो आपका रेडियो वेव्स का होता है। सो आई से कि अगर मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सो आई से रेडियो वेव्स जो होती हैं उनका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, फिर उनसे कम आपका रहेगा माइक्रोवेव्स का, फिर उससे कम आपका रहेगा विजिबल, और सबसे कम इन चारों ऑप्शंस में रहेगा आपका एक्सरेज। वैसे एक्सरेज से कम रहता है गामा रेज का, बट यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर ये रहेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लैम्डा का लिख दिया कि लैम्डा की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ ऐसा रहेगा, हमें जो ऑप्शंस गिवन है उनके हिसाब से। ओके, सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें उन्होंने हमें ये बोला कि एक पार्टिकल है, वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट करता है 0,0 से, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो वाई डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको दे दिया 5 जे कैप है, और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो आप बोल सकते हैं 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप हो गया आपका। और उन्होंने बोला कि फाइनली एक पॉइंट पे पहुंचता है जिसके कोऑर्डिनेट उन्होंने हमें दे दिए 20, y। तो हमें इस y की वैल्यू उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहली चीज, जब हम x में अगर देखें तो ओवरऑल हमारा जो x में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना वो कितना हुआ है 20, और y में डिस्प्लेसमेंट हुआ है y। तो मैं सबसे पहले मेरे वेरिएबल्स अलग अलग डायरेक्शन में लिख रहा हूं, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। हमारे पास x में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 था, x में एक्सेलरेशन जो है हमारा 10 है, y में हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 है, और y में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 4 है। अब मुझे x में डिस्प्लेसमेंट पता है वो वैल्यू कितनी है, जब हम ओवरऑल इस पॉइंट पे पहुंचे तो हमारा x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20। सो आई एम यूजिंग द इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, बिकॉज़ एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट ही है। सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू t स्क्वायर। सो ओवरऑल यहां से t स्क्वायर इज 4। दैट मींस पार्टिकल को इस पॉइंट तक पहुंचने में 2 सेकंड लगेंगे। अब 2 सेकंड में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। सो आई राइट s इक्वल्स टू u इनटू t प्लस हाफ इनटू a into t square, that's 10 and this is 8, so this is 18 मीटर। और हमारा y में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बोला है y। सो ओवरऑल यहाँ पे हम जो y की वैल्यू है वो कितनी बोल सकते हैं 18, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सबसे पहले टाइम कैलकुलेट किया, हाँ, क्योंकि हमें x में डिस्प्लेसमेंट भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता था, तो हमने पहले टाइम फाइंड आउट किया कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और फिर हमने उतने टाइम में हमारा y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा वो इजीली कैलकुलेट किया, और हमारा फाइनल आंसर जो है तो उससे हमें पता चला कि जो y की वैल्यू वो कितना आएगा 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके, जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें ये दिया है कि हमारे पास कोई वेव है, और इसमें जो ट्रफ और क्रेस्ट है उनके बीच की डिस्टेंस उन्होंने हमें बोला 1.5 मीटर है। तो मैं सपोज कोई भी ऐसे अगर वेव ड्रॉ कर रहा हूं, और मैंने बोला कि आपकी जो ट्रफ और क्रेस्ट है इनके बीच की जो डिस्टेंस अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव देखता हूं तो वो कितना आएगा λ/2। सपोज मैं ये वाला ट्रफ और आपका फिर इनके बीच की डिस्टेंस देखूंगा मैं अगर, सो इसमें मैं λ/2 में लैम्डा और ऐड करूंगा तो ये डिस्टेंस आएगा 3λ/2। सो ओवरऑल ट्रफ और क्रेस्ट के बीच में कभी भी अगर डिस्टेंस हम देखेंगे तो λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं अल्टीमेटली ये लिख रहा हूँ कि क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से ट्रफ और बीच में कितने मतलब कितना पार्ट आपकी वेव का आ रहा है, तो मैंने ये बोला कि बीच की जो डिस्टेंस है वो उन्होंने हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो 1.5 है, और ये हमेशा λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। सो आई एम सेइंग 2n1 + 1
इंटू लैम्डा बाई 2, जहां पे आपका जो n1 है ना वो एक इंटीजर है. दिस इज आवर इक्वेशन 1. सिमिलरली मैं बोल रहा कि नेक्स्ट बार उन्होंने हमें ये दिया कि ट्रफ और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी जो है उन्होंने आपको दिया हुआ है कि वो 5 है. तो अगर आप दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस अगर देखिए, राइट, मैंने ये और ये लिया, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी लैम्डा. अदरवाइज मैंने ये कंसीडर किया तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी 2 लैम्डा. तो मतलब किन्हीं भी दो ट्रफ के बीच की अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो वो लैम्डा का ई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसा. तो मैं बोल रहा कि अल्टीमेटली n2 इंटू लैम्डा, ये उन्होंने हमें 5 दिया हुआ है. ये हमारी हो गई इक्वेशन 2. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों इक्वेशन को यहां पे डिवाइड कर रहा हूं. सो ओवरऑल लैम्डा से लैम्डा का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी विल हैव इज 1.5 अपॉन 5 इज 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन n2. ओवरऑल मैं यहाँ पे 1 अपॉन 2 करके अगर इनको सिंप्लीफाई करूं, सो द इक्वेशन विच वी विल हैव इज 3 टाइम्स ऑफ n2 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ n1 प्लस 5. हमें n1 l2 में ये रिलेशन मिलेगा. ठीक है. अब यहां पे हमें ये पता है कि एज n1 and n2 as n1 and n2 are what integer, तो हम इनकी डिफरेंट वैल्यूज चेक करें n1 n2 की, जिससे हमारी ये जो इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई हो पाए. तो सबसे पहले मैं बोल रहा कि आप n1 को 5 n1 को आप रखें 1 और n2 को आप रख लो 5, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा. सेकंड वैल्यू आप देखना चाहें तो आप n1 जो है, n1 को आप रख सकते हो 4 और जो n2 है इसको आप रख पाओगे 15. सिमिलरली आप थर्ड में लिख सकते हो, जो n1 है उसको लिख पाओगे 7 और n2 जो है इसको आप लिख पाओगे 25. तो ये वैल्यूज अगर आप देखो तो आपकी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे. और इनके करस्पॉन्डिंग फिर आप अगर लैम्डा फाइंड आउट करो, तो अगर इस वाले केस में आपने ये वैल्यूज रखा और फिर आप लैम्डा फाइंड करेंगे वो 1 आएगा. यहाँ से जो आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे वो 1/3 और यहाँ से अगर आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो देन दैट वैल्यू इज 1/5. सो ओवरऑल लैम्डा हमारा 1, 1/3, 1/5 ये सारी वैल्यूज अचीव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके n1 n2 की वैल्यूज क्या है. तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. इसमें और कोई मेथड नहीं है बिकॉज हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया नहीं है. तो हमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करके ही चेक करना पड़ेगा कि लैम्डा क्या क्या वैल्यू अचीव कर सकता है. ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें ये दिया है कि हमारी जो इंटेंसिटी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो इंटेंसिटी उन्होंने हमें दे दिया है 3.3 वॉट पर मीटर स्क्वायर. और आपका जो एरिया उन्होंने दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻⁴. और आपका पोलराइजर रोटेट हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दिया. और वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कंप्लीट साइकिल में ओवरऑल कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुआ होगा. तो सबसे पहले मैं बोला कि जो प्लेन ऑफ जो आपका जो लाइट का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन और जो पोलराइजर है, अगर उनके बीच में एंगल थीटा होता है तो हमारी जो एनर्जी ट्रांसमिट आप बोलोगे वो मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी इंटू एरिया ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है. अब हमें कंप्लीट साइकिल में चाहिए, हमारा थीटा कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो हमें ओवरऑल जो एवरेज एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, एवरेज एनर्जी ट्रांसमिटेड इन वन साइकिल. तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी, हमारा एरिया, ये सब चीजें कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका थीटा है, तो हमें इसी का एवरेज फाइंड करना पड़ेगा. एन एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा फॉर वन साइकिल, जो एवरेज वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, वी नो दिस वैल्यू इज हाउ मच, हाफ. तो बस हमें वैल्यूज पुट करना है. सो दिस इज 3.3, एरिया इज 10⁻⁻⁴ इंटू 3 इंटू दियर कॉस स्क्वायर थीटा इज हाउ मच, हाफ. ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं 9.9 into 10⁻⁻⁴ whole divided by 2. This will give us 4.95 into 10⁻⁻⁴. और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. तो बस यही था, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड, और हमारा ये फाइनल आंसर है. सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने हमें एक बार मैग्नेट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है. तो हमारे पास सपोज ये एक बार मैग्नेट है, इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री. तो ये मान लो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा आपको क्या क्या गिवन है पहले क्वेश्चन में, अगर वो वैल्यूज में चेक करो, सो उन्होंने ये दे दिया कि टॉर्क जो है ना, इस केस में जब एंगल 30 था तो टॉर्क का वैल्यू उन्होंने आपको दिया है 0.018 ऐसा यूनिट से सारी न्यूटन पर मीटर. और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी उन्होंने दे दिया 0.06, और हमें थीटा भी पता है 30 डिग्री. तो सबसे पहले ये जो गिवन डेटा है ना, इससे मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो जो टॉर्क होता है ना, इसका फॉर्मूला हमें पता होता है कि वो होता है mb इंटू साइन थीटा, m क्रॉस b बेसिकली.
वैल्यूज में सारी पुट कर देता हूं। टॉर्क आपका आएगा 0.018, मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.06 और आपका जो साइन थीटा है साइन 30 इज 1/2। तो ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। यहां से सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद में उन्होंने हमें क्या दिया वो भी चेक करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का आपको यहां से जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 0.6, ये हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है। अब उन्होंने बोला कि हमें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन फाइंड आउट करना है। अगर आपका ये जो बार मैग्नेट है ये अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तक आ जाए, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो थीटा होगा ना उसको आपको 0 लेना है और आप यू मिनिमम अगर फाइंड आउट करना चाहें सो पोटेंशियल एनर्जी इज m डॉट बी विद अ माइनस, सो माइनस ऑफ एम बी इंटू कॉस 0, सो ये वैल्यू आपको मिलेगा माइनस एम बी। सिमिलरली फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो थीटा होता है ना वो 180 होना चाहिए, और थीटा अगर 180 होगा तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ एम बी इंटू कॉस 180 कितना हो गया -1, सो माइनस माइनस प्लस होके ओवरऑल ये वैल्यू आपको मिलेगा एम बी। अब हमें अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन फाइंड आउट करना है सो विल सिंपली कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो विल फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस वैल्यू इज m into b माइनस ऑफ माइनस m into b, so this is 2m into b overall 2 into आपका m is 0.6 और मैग्नेटिक फील्ड is 0.06 और ओवरऑल ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.072 जूल। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट किया और फिर मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या कंडीशन होती है ये हमें पहले से पता था, सो हमने पोटेंशियल एनर्जी में फिर डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया और वही हमारा एक्सटर्नल सोर्स की वजह से एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन के वैल्यू के बराबर होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 0.072 जूल्स। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उन्होंने हमें यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर दे दिया जो करंट अगर फ्लो करेगा तो जिसमें डिफ्लेक्शन आएगा, और यहाँ पे आपके पास कुछ कॉइल्स है और इन कॉइल में हमारे पास अब एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए इसके क्रॉस ऐसे मूव करके जा रहे हैं और फिर वो हमसे डिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं। तो देखो मैं क्या बोला कि सबसे पहले जब कॉइल एंटर करेगा ना, आपका ये जो मैग्नेट है इस कॉइल में एंट्री करेगा तो स्टार्टिंग में फील्ड लाइंस आपकी होंगी, तो मैं बोलूंगा कि इनिशियली जब ये हमारा मैग्नेट कॉइल में अंदर एंट्री करेगा तो हम बोलेंगे कि जो फ्लक्स है मैग्नेटिक वो इंक्रीज करेगा और फ्लक्स में चेंज आएगा, दैट मींस करंट विल फ्लो। लेकिन फिर जैसे ही आपकी बार मैग्नेट कॉइल के अंदर चली गई उसके बाद में जब ये इधर अंदर मूव कर रही है तो फिर आपका जो फ्लक्स है उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, बिकॉज फील्ड लाइंस पहले जितनी थी अब भी उतनी क्रॉस करेंगी। सो आई विल से कि फिर थोड़ी देर बाद में जो फ्लक्स है देन फ्लक्स जो है वो थोड़ी देर क्या रहेगा कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर फाइनली जब ये मैग्नेट इस एंड से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा ना तो अब आपका फ्लक्स वापस से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फाइनली हम ये बोलेंगे कि हमारा जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज होगा मतलब फ्लक्स की वैल्यू में चेंज आया, दैट मींस फिर से क्या फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। एक चीज और, इनिशियली करंट जिस सेंस में फ्लो करेगा ना फाइनली करंट ऑपोजिट सेंस में फ्लो करेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था बाद में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट रहेगी। अब अगर तुम ऑप्शन चेक करो तो फर्स्ट ऑप्शन में वो डिफ्लेक्शन आपको कुछ ऐसा शो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि थ्रू आउट द मोशन कुछ करंट में डिफ्लेक्शन आया ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं किया, दैट मींस ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। फिर उन्होंने सेकंड ऑप्शन जो दिया उसमें उन्होंने आपको बोला कि करंट में जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाले, स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन मान लो इस तरफ आया, फाइनली डिफ्लेक्शन ऑपोजिट सेंस में आ रहा है और बीच में डिफ्लेक्शन आया नहीं, तो ये जो ऑप्शन है ना ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें यहां पे चाहिए। अगर आप ऑप्शन सी और डी चेक करेंगे तो उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन दिया और लास्ट के दो केसेस में डिफ्लेक्शन ही नहीं दिया, मतलब फाइनली फिर करंट फ्लो करेगा नहीं, वो गलत है क्योंकि एंड में भी करंट फ्लो करेगा। और लास्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो उन्होंने स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो कराया नहीं और सबसे लास्ट में करंट फ्लो कराया, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही रहेगा, इनिशियली डिफ्लेक्शन इस सेंस में, फिर डिफ्लेक्शन आएगा नहीं थोड़ी देर, और फिर फाइनली डिफ्लेक्शन ऑपोजिट सेंस में रहेगा, और यही आपका फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उन्होंने हमें बोला कि हमारे पास हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और उसमें जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है वो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मींस हमारे क्लोजेस्ट जो विजन की डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर, वहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो रहा है।
और उन्होंने हमें क्या क्या दे दिया कि जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्टिव लेंस का वो है आपका 1 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन इस केस के अंदर उन्होंने बोला कि इसकी वैल्यू 100 है। अच्छा, सबसे पहले मैं बोल रहा कि इन जनरल हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं ना, दैट इज VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। और जब ये हो जाए कि इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइनल इमेज एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, या फिर हम इसको मैक्सिमम स्ट्रेन कंडीशन भी बोलते हैं, उस केस में हमें पता है कि हमारा जो मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन आता है ना, उसका जो वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। अब इसमें मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो आपका मैग्निफिकेशन जो है इसकी वैल्यू 100, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 20, फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव लेंस का है वो 1 है, सेंटीमीटर में है, दोनों ही सेंटीमीटर में है, 1 प्लस जो D है वो 25 और FE। मैंने सारी वैल्यू सेंटीमीटर में लिखी है, तो मेरा जो यहाँ से FE आएगा वो भी आपका सेंटीमीटर में आएगा, और यहाँ से ओवरऑल आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फोकल लेंथ आपका आई लेंस का मिलेगा दैट विल बी 6.25 सेंटीमीटर, और यही आपका जो है फाइनल आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है उसमें उन्होंने हमें ये बोला कि हमारे पास 0.1 मोल का एक गैस है, टेम्परेचर इसका 200 है, और सेम गैस बस इसका जो मोल है इस बार वो 0.5 है और टेम्परेचर 400 केल्विन है। इनको हमने मिक्स करके एक नया सैंपल बना लिया, और इसका फाइनल टेम्परेचर मैं बोल रहा T, तो उन्होंने बोल दिया कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो 10 T0 है, तो आपको इस T0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो दोनों गैसेस सेम थी, तो मैंने बोला इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इसकी F है, और यहाँ पे ड्यूरिंग द मिक्सचर हम ये मान लेते हैं कि एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, तो इनिशियली जो दोनों गैसेस की कंबाइंड इंटरनल एनर्जी थी वो फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, जब हमारे पास टोटल मासेस N1 N2, डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी Fe है। वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इंटरनल एनर्जी होता है F/2 nRT, सो मैंने बोला कि सपोज इस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, सो F/2 इंटू 0.1 इंटू R इंटू टेम्परेचर इज 200 प्लस F/2 इस बार नंबर ऑफ मोल्स 0.05 इंटू R इंटू टेम्परेचर इज 400। ये दोनों की इंटरनल एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू फाइनली मिक्सचर की एनर्जी में लिख रहा है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम Fe ले रहा हूं बिकॉज दोनों गैसेस सेम ही थी, तो फाइनल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम ही होगा, सो F/2 नंबर ऑफ मोल्स इस बार N1 प्लस N2 दैट इज 0.1 प्लस 0.05 इंटू R इंटू फाइनल टेम्परेचर में लिख रहा हूं T। यहां से अगर आप देखो तो F/2 R का जो फैक्टर है वो कॉमन है, वो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल हैव इज 200 इंटू 0.1 प्लस 400 into 0.05, that should be equals to 0.1 plus 0.05 multiplied by T, और यहां से मेरे को जो फाइनल टेम्परेचर मिलेगा that will be 266.67, और इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं 10 into T0 के, तो मेरे को यहां से जो T0 का वैल्यू मिलेगा that will be 26.66। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो करना कुछ नहीं था, बस दो गैसेस का मिक्सचर फॉर्म हो रहा था, तो हमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी को कंजर्व करना था कि इनिशियली टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनली जो गैस का मिक्सचर बना उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी के मैंने बराबर किया, और इससे हमारा फाइनल आंसर जो T0 है, फाइनल टेम्परेचर इज नॉट T0 हो गया, फाइनल टेम्परेचर इज 10 T0, तो T0 की जो वैल्यू है वो आएगा 26.66। फाइनल टेम्परेचर अगर आपसे पूछते तो आपका आंसर होता 266.67। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर ये है। ओके, तो उन्होंने हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला कि आपके पास एक आइडियल कैलोरीमीटर है और उसमें आपने 100 ग्राम ऑफ आइस है, आपके पास आइस है 0 डिग्री पे और 100 ग्राम ऑफ आइस है, और आपके पास वाटर है जिसका मास उन्होंने दिया 200 ग्राम और ये था 25 डिग्री सेल्सियस पे। इनको जब आपने फाइनली मिक्स किया ना, तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो उन्होंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस आया, और इस पूरी प्रोसेस में m ग्राम आइस थी जो थी ना वो मेल्ट हो गई। तो हमें ये m ग्राम आइस ही फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमारी पूरी 100 ग्राम आइस यहां पे मेल्ट नहीं हुआ है। सो ओवरऑल मैं बस ये बोल रहा हूं कि हीट लॉस बाय वाटर will be equals to heat gain by ice.
अब मैं हीट लॉस लिख रहा हूं, हमारा जो वाटर था वो 25 से 0 आया है, सो एम एस डेल्टा टी, एम स्पेसिफिक हीट में 1 कैलोरी पर ग्राम ले रहा, इनटू डेल्टा टी इज 25 माइनस 0। हीट गेन बाय आइस, एम ग्राम आइस आपका मेल्ट हुआ है, और लेटेंट हीट ऑफ जो हमारा फ्यूजन होता है वो आपका कितना होता है 80। सो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन से आप एम को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 62.5 ग्राम्स, और यही हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा कि आउट ऑफ 100 ग्राम्स 62.5 ग्राम ऑफ आइस विल बी मेल्ट। और इस केस में अगर आपसे फाइनल कंपोजिशन भी अगर वो पूछते तो आप बता सकते थे कि कितना ग्राम पानी और कितना ग्राम आइस आपके पास रिमेनिंग रहा है। 100 में से 62.5 तो आपका मेल्ट हो गया, तो बचा हुआ जो है वो आइस के फॉर्म में रहा, और रिमेनिंग आपका पूरा वाटर है। तो यहां पे हमारा फाइनल आंसर है 62.5 ग्राम्स। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच द कॉलम है, और इसमें उन्होंने हमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस दिया और उनके गामा की वैल्यू हमसे मैच करवा रहे हैं। तो उन्होंने ऑप्शन जो ए है इसमें हमें उन्होंने मोनोटॉमिक गैस दिया है। अच्छा, वैसे गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन इज F+2 डिवाइडेड बाय F। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। यहां से आप गामा कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आप पुट करेंगे, सो वी विल गेट 5/3। सो ऑप्शन ए के लिए मैं बोल सकता हूं कि आंसर क्या होगा S। ऑप्शन बी में आपके पास ट्राइएटॉमिक है और ये लीनियर है। ट्राइएटॉमिक लीनियर इज सिमिलर टू डाया, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 5 होता है। यहां से गामा अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो आपको मिलेगा 7/5, जो कि हमारा ऑप्शन पी होगा। फिर आपको दिया गया है डायटॉमिक। डायटॉमिक के केस में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, सो गामा जो होगा वो अगेन 7/5, तो आंसर हमारा फिर से पी आएगा। और जो लास्ट है वो आपका है ट्राइएटॉमिक, और वो भी नॉन लीनियर। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6। यहां से अगर आप गामा कैलकुलेट करेंगे सो 8/6 दैट विल गिव अस 4/3। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन आर हो जाएगा। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गए क्वेश्चन के। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे हमें गामा की वैल्यू बस फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे फाइनल आंसर है। ओके, जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उन्होंने हमें ये बोला कि हमारे पास एक एयर बबल है और वो पानी के अंदर है। तो और उन्होंने बबल के अंदर ये बोला कि आपकी एयर फिल्ड है और उस एयर का मास उन्होंने बोला m है। अच्छा, बबल अगर पानी के अंदर है तो इस पे एक तो बायंसी फोर्स लगेगा और एक इसका जो वेट है, क्योंकि इसमें एयर है उसका उन्होंने मास दिया है, तो इसका वेट मैं बोल रहा है mg है। इन्होंने ये बोल दिया कि एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का वैल्यू वैसे उन्होंने दिया 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो आई विल राइट दिस एज 9.8/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन उन्होंने दे दिया। अब आप यहां से इक्वेशन इस बॉडी के लिए क्या लिखेंगे, इस पे मैं लिखूंगा नेट फोर्स होगा FB माइनस mg इक्वल्स टू ma। यहां से आप एक्सेलरेशन कितना लिख सकते हो, बायंसी फोर्स अपॉन m माइनस g। अच्छा, ये जो FB है ये हमारा बायंसी फोर्स है। बायंसी फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम v इनटू g। अब उन्होंने आपको डेंसिटी ऑफ एयर वगैरह भी दिया, तो ये वॉल्यूम आप इसकी, अच्छा रेडियस उन्होंने आपको दे दिया बबल का, तो आप वॉल्यूम भी बता सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है। सो अब बस आपको वैल्यूज पुट करना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू वैसे कितना हो गया 9.8/100 इक्वल्स टू बायंसी फोर्स को लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई, और जो रेडियस उन्होंने क्वेश्चन में दिया 1 सेंटीमीटर है, सो 1/100 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी दैट इज 9.8 होल डिवाइडेड बाय मास m माइनस ये आपका हो गया 9.8। यहां से आप जब इस m को सिंप्लीफाई करेंगे ना फाइनली, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 4.147 ग्राम्स। तो इतने ग्राम आपका एयर फिल्ड है आपके इस बबल के अंदर, और ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। सो ओवरऑल यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था।